Yes, welcome back 9th class students. Here is the next graph, that is speed time or velocity time graph. This is known as VT graph. Speed is represented by V and time is represented by T. So speed time graph and velocity time graph both are known as VT graph. So discussion about there are also three cases of this graph, speed time or velocity time graph. First case is when body is moving with a uniform means constant velocity और speed. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में कैसे ग्राफ बनेगा, ये इसके बारे में है. स्पीड इज यूनिफॉर्म. स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब सेम, फिक्स रहना. इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ. और जब स्पीड में चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन जीरो रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. हम जहां जहां स्पीड बोल रहे हैं, एक्चुअल ये ग्राफ दोनों के लिए स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम. स्पीड बोले तो समझ आना है वो वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है, वेलोसिटी बोल रहे हैं तो स्पीड के लिए भी वैलिड है. ये जो ग्राफ हैं ये दोनों पे अप्लाई होते हैं बिना उनके डिफरेंस के कि वेलोसिटी की डायरेक्शन थी जबकि स्पीड की नहीं थी. बट दोनों के ग्राफ जो है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला था क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो ऑलमोस्ट इनके फॉर्मूले सिमिलर है. और फिर आगे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो इसीलिए जब इनके ग्राफ बनाते हैं ना तो दोनों का सब कुछ सेम पैटर्न चलता है. तो एक ही बार में समझेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम है, स्पीड की जगह वेलोसिटी आता जाएगा. जहां जहां स्पीड में डिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे वहां वहां वेलोसिटी के टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड लगा देंगे. सो फर्स्ट केस यही है. यूनिफॉर्म मोशन के केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला यानी यूनिफॉर्म स्पीड बोला तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही. सो VT ग्राफ, अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, यूनिफॉर्म के केस में कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई चेंज ही नहीं हो रहा. सो जो VT ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल. टाइम एक्सिस कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, सो विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस. सो हियर इज द ग्राफ. टाइम एक्सिस टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया. ये यहाँ स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के टर्म में, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोल रहे हैं तो स्पीड लिख देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है तो वेलोसिटी लिख देना. सो ये ग्राफ बनाना स्टार्ट किया. देखिए अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है. सो जब जीरो टाइम पे देखा तो भी वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड के बाद देखा वेलोसिटी 10 ही है, 2 सेकंड के बाद देखा वेलोसिटी 10 ही है, 3 पर देखा, 4 पर देखा, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो ग्राफ हमारा ये बना कि 1 पर भी 10 ही वेलोसिटी है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10 है और 4 पर भी 10 ही है. तो आप कितना भी टाइम बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमें ग्राफ मिल गया ये. इसे पॉइंट को नाम दे दिया C. अब यानी 4 सेकंड के बाद हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, पॉइंट C पर. स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. यही वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए तो लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल आ गया इस फॉर्मूले से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टेकन. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एट पॉइंट C. किसी पॉइंट C पर अगर हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ये पॉइंट C हम किसी भी पॉइंट पर बता सकते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. ग्राफ तो है स्पीड और टाइम का, वेलोसिटी और टाइम का, लेकिन हम ग्राफ को देखकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं. सो ये उसी को कैलकुलेट करने के लिए है और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा. तो इस चीज़ को अच्छे से समझना. क्या है, अगर आपको डिस्टेंस बताना है कि किसी पॉइंट C पर यहाँ पर पहुँचकर स्पीड दी हुई है, टाइम दी हुई है, इनका यूज करके हम ये बताएंगे ग्राफ को देखकर कि C तक आने में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो देखिए कैसे निकालना है. सबसे पहले हमें पॉइंट C पर निकालना है, तो C से B पर मतलब नीचे टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो, जैसे मैंने नेम दे दिया C
बी। मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहती हूँ, मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया। अब स्पीड एट सी, सी पर स्पीड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये स्पीड कितनी है 10, 10, हर जगह पर स्पीड कितनी थी 10, तो सी पर भी स्पीड कितनी है 10 है। इसके अलावा सी पॉइंट पर टाइम कितना लगा 4, सी पर टाइम कितना है 4 ही लगा हुआ है ना, कि 4 सेकेंड पर वो सी पर आ चुका है और उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो टाइम है वो ये है 4। सो जो स्पीड है सी पर, इसे मैंने 10 बोला, ये 10 एक्चुअल में दिख क्या रहा है सी बी, जनरल केस लिए तो ये इसके इक्वल है ना, तो सी बी, और सी बी खुद किसके इक्वल है ओ ए के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, जितना ये आएगा उतना ही है क्योंकि पैरेलल है बिल्कुल, तो जितना ये कट है उतना ये कट है, तो सी बी लिखें या फिर ओ ए लिखें एक ही बात है, तो स्पीड आई सी पर ओ ए के इक्वल। नेक्स्ट टाइम देखें सी पर कितना टाइम हुआ है 4, 4 का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 4, आपने यही देख के बताया ना, तो ये है क्या ओ से बी, तो टाइम कितना आया ओ से बी, ओ से बी बोले या ए से सी बोले एक ही बात है, ओ से बी बोले या फिर ओ से सी बोले ओ बी लिख दो या फिर इसे ए सी लिखो, यहाँ से यहाँ तक है 4 टाइम 4 सेकेंड, या फिर ये भी 4 सेकेंड ही है, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड आप निकाल चुके हो सी पर कितनी है ओ ए है, टाइम कितना है, टाइम कितना है सी पर, टाइम कितना है ओ बी के जितना, ओ बी के जितना, इतना टाइम लगा और इतनी स्पीड बनी है। अब ये देखना ओ ए बोला या ओ सी बोला एक ही बात थी, तो यहाँ पर ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी आ गया आपके पास, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी। ये क्या दिख रहा है, ऐसी फिगर लग रही है ये रेक्टेंगल हो, ये वाली फिगर एक रेक्टेंगल की तरह लग रही है जिसकी ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल ओ ए सी बी, ओ ए सी बी रेक्टेंगल का एरिया। सो ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कि डिस्टेंस हम ग्राफ देख के कैसे बता सकते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो आपको जो भी ग्राफ दिया हुआ है, हमें ग्राफ दिया हुआ था AC, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, क्योंकि इसने एक फिगर बनाई जिसका नाम यहाँ रेक्टेंगल बना, तो ये रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल आया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ से या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो इसके लिए जो भी ग्राफ बना है उसके नीचे का एरिया को निकाल दो, वही आपका डिस्टेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ जाएगी इसी रेक्टेंगल के एरिया के अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमें इसके नीचे का, ग्राफ के नीचे का जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो कर्व बना हुआ है, ये जो कर्व बनी हुई है, मतलब जो भी ग्राफ में लाइन है कैसे भी बनी हुई है, ऐसे बना हुआ है ग्राफ, ऐसे बना हुआ है, तो ये जो भी ग्राफ का कर्व बना होगा उसके नीचे का एरिया हमें बताएगा कि उस ग्राफ में डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा और वेलोसिटी टाइम में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सो ये था स्पीड जब यूनिफॉर्म हो तब का केस। अब इसके अलावा नेक्स्ट केस का डिस्कशन करते हैं और इस पॉइंट को नोट कर लेना कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में बताते हैं और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कर्व के नीचे का एरिया। ये कर्व है, कहाँ तक का एरिया, टाइम एक्सिस तक का। टाइम एक्सिस, ये कर्व बनी हुई है, ये टाइम एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एरिया बना, इसको अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर ले, यहाँ रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का निकाल के जो भी एरिया आता है वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल था। तो ये था फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस। सो नेक्स्ट ग्राफ, second case of speed time और velocity time graph when the body is moving with uniform acceleration। जब बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक्सेलरेशन मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म वर्ब लगा है, इसका मतलब जो चेंज है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट पर। इसका मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना वो बराबर बराबर आ रहा है, इक्वल इक्वल। पहले वेलोसिटी में जितना चेंज आया 20 बढ़ी तो अब भी 20 ही इंक्रीज होगी, फिर 20 ही इंक्रीज होगी।
या फिर डिक्रीज हो रही है तो सेम अमाउंट से डिक्रीज हो। अगर पहले 5 डिक्रीज हुई है तो अगली बारी भी 5 डिक्रीज होगी, अगली बारी भी 5 कम होगी। तो यूनिफॉर्म रेट से जब वेलोसिटी या स्पीड कम होती है तो उसे ही कहा जाता है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, सेम स्पीड से हो रही है। सो इस केस में डायग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डायग्राम कैसा बनता है, ये स्पीड रही, ये टाइम रहा, क्योंकि देखो टाइम, अगर आप यहाँ टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम कम कर रहे हो, टाइम ये बढ़ाने वाला है, एक्चुअल में टाइम तो हमेशा इंक्रीज ही होता है, इसीलिए टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पे टाइम ज़्यादा है, इस पॉइंट पे थोड़ा और ज़्यादा है, इस पॉइंट पे टाइम इतना ज़्यादा हो गया, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है स्पीड भी क्या हो रही है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो सेम अमाउंट से, उतना ही स्पीड भी बढ़ती जा रही है सेम अमाउंट से। अगर टाइम 1 सेकेंड का गैप बढ़ा रहे हो, मान लो स्पीड 5 के गैप में इंक्रीज हो रही है, तो सेम अगर टाइम सेम गैप में ही हर बारी बढ़ाना है, स्पीड भी सेम गैप में ही इंक्रीज होती जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ग्राफ बना, हम पॉइंट पी पर पहुंच चुके हैं और ये जो ग्राफ है इसने बनाया है एंगल थीटा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। टू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, कैसे पता लगाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से, अभी भी देखा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का पता लगता है, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी ग्राफ से निकाली जा सकती है। कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, या स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड आ जाएगा बाय में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, स्पीड में क्या चेंज आया। देखिए पहले स्पीड, क्योंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर स्पीड क्या थी 0, अब उसकी स्पीड कितनी है, वो पॉइंट पी पर पहुंच गया, उसकी स्पीड कितनी है, इतनी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो स्पीड कितनी है उसकी PQ, पहले 0 है, PQ में से 0 माइनस करोगे तो PQ ही आएगा, तो चेंज कितना आ गया P से Q तक, तो PQ। टाइम उसे कितना लगा, उसे P तक पहुंचने में टाइम लगा है, वो यहाँ पर आ गया ना, मतलब अगर ये 5 सेकेंड है तो उसे टाइम कितना लगा, ये 5 सेकेंड का 5 सेकेंड, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है OQ, जनरल केसेस का क्या बनेगा OQ, तो OQ के जितना, तो चेंज इन वेलोसिटी है PQ और टाइम है OQ। अब PQ बाय OQ, ये क्या था परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस एक इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेंजेंट थीटा, जो आप 10th क्लास में स्टडी करोगे। अभी फिलहाल आपको ये लिखना है tan थीटा, कि जो एंगल है ना उस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ कितना इंक्लाइंड है, कितना उसका स्लोप बनाया हुआ है, इसी को क्या कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का, OP का, हमारा ग्राफ का। तो एक्सेलरेशन कौन बताएगा, इसका स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। अब स्पीड जो है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल देता है। इसके अलावा हम इसी ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, अभी इससे पहले वाले में किया, कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया था। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ बना है उसके नीचे का, ग्राफ के नीचे का एरिया, ग्राफ O से P है तो O से P इसने जितना कवर किया है टाइम एक्सिस के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल देना है। ये कैसी फिगर दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, सो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, और ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है OQ, परपेंडिकुलर सॉरी बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है OQ और इसकी हाइट क्या है PQ, तो OQ मल्टीप्लाई PQ, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बोलेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है, तो OP मल्टीप्लाई OQ। अब जो ये OP है, OP यहाँ से सॉरी आई थिंक PQ आएगा, PQ मल्टीप्लाई OQ, इसका जो बेस है वो है OQ और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है PQ, तो PQ अब जो PQ है वो किसके इक्वल है, PQ किसके इक्वल है, OR के, तो आप इसकी जगह OR भी लिख सकते हो। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला यहाँ तक भी रेडी है, यहाँ तक भी है, हमें जो भी गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। मेन बात है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना होता है। सो ये है
स्पीड टाइम ग्राफ का केस नंबर सेकेंड, जिसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया। अब लास्ट वन केस हमारा पेंडिंग है, देन इक्वेशंस ऑफ मोशंस। यस, लास्ट वाले केस नंबर सेकेंड जहां हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस स्टडी किया है, वहां पर एक और ग्राफ हम देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी इज नॉट जीरो। जब बॉडी की इनिशियल यानी स्टार्टिंग में जब हमने नोट करना स्टार्ट किया है ना, तब उसकी स्पीड जीरो नहीं थी, वो ऑलरेडी चल रहा था। तो उस केस में ग्राफ कैसे बनता है? देखिए, अब तक आपने जितने भी ग्राफ डिस्कस किए, जैसे इससे पहले वाला जो ग्राफ था उसमें कहाँ था ग्राफ हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता था 0 पॉइंट से। अब क्योंकि क्या कह रहे हैं कि स्टार्टिंग जो है वो 0 से नहीं हो रही, इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी ही नहीं, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए ग्राफ जो है वो आपको इस तरीके से किसी ना किसी स्पीड से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, जैसे ये दिख रहा। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म रेट से ही स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन, बट विद स्टार्ट नॉट फ्रॉम द 0 पॉइंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट, फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, किसी ना किसी वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया या स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डायग्राम, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, किसी वेलोसिटी b पर है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है, मान लो 5 थी, तो इस तरीके से किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया गया। अब इस केस में क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूले तो फिर भी वही रहेंगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। ये रहा हमारा कर्व, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बना हुआ है, तो इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो ये कैसी फिगर दिख रही है आपको? ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्रायंगल है। ये कौन सी फिगर होती है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? जैसे कार होती है, 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड्स नॉन पैरेलल। तो ये इसी तरीके से दिख रहा है कि ये दोनों तो हैं पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, जबकि ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल है। ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे क्योंकि ये टेढ़ी है, जबकि ये दोनों सीधा सीधा सारे पैरेलल लाइंस है। सो हमें निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम OACB। कैसे निकालते हैं? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी पैरेलल साइड्स है उनको प्लस कर दो, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, जो पैरेलल साइड थी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। तो हमारे पास पैरेलल साइड है OB AC, तो हमने लिखा हाफ इंटू OB प्लस AC, सम ऑफ पैरेलल साइड डन, मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये भी है ये भी है, लेकिन स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, आप यहाँ लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों लाइंस के बीच में स्ट्रेट वाला, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट, तो वो कौन सा डिस्टेंस है? ये तो टेढ़ा जा रहा है, मतलब OA, तो OA आपने पुट कर दिया। सो ये था केस, तो वही चल रहे थे, बस डायग्राम अगर चेंज हो जाए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमारा सारा केस मतलब कंसेप्ट वही रहने वाला है कि कर्व के नीचे का एरिया निकालना है बस बेसिकली। अच्छा, इसी में एक और चीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने भी पढ़ाया। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, मीन्स एक्सेलरेशन धीरे धीरे। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाना। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? जब हमारी वेलोसिटी कम होती जाए। तो यहाँ देखिए, आपने जब टाइम 0 देखा तो आप किसी वेलोसिटी पर थे, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो इस केस में जो हमारे ये ग्राफ बना है, ये क्या है? स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेम स्पीड, जितने अमाउंट से टाइम बढ़ा रही हो, रेट सेम चल रही है, पहले भी 5 कम हुई, अब भी 5 कम हो रही है, आगे भी 5 कम हो रही है, तो वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। तो ये कौन सा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का डायग्राम है। इसमें भी आप लोग जो कंसेप्ट यूज करते हो स्लोप का, इस केस में जो स्लोप निकालने के लिए थीटा यूज किया जाता है। थीटा ना याद रखना हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है। एक्स एक्सिस कौन सी? पॉजिटिव, यानी राइट साइड वाली। तो राइट साइड में इसी तरीके से बन रहा है। कुछ लोग एक्स एक्सिस को ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? राइट साइड वाला एंगल लेना होता है जो उस ग्राफ ने बनाया। सो स्लोप इसका इस एंगल से निकल जाएगा। अब देखिए केस थर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वेरी होती रह रही है, बार बार चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म है, सेम रेट से इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रही, कभी एकदम कम ज़्यादा, सेम स्पीड नहीं है।
सो जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। जैसे इसमें डायग्राम हम स्टडी कर चुके हैं, पैराबोला शेप बनती है, शेप को पैराबोला कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्पीड कंटिन्यूस सही तरीके से, अगर बिल्कुल सही प्रॉपर बढ़ती 5 का ही गैप होता तो सीधी लाइन बनती, लेकिन यहाँ क्या है, कभी कैसे बढ़ जाती है, कभी 5, कभी 10, कभी 7, तो इस तरीके से, इसलिए इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। अब कर्व कैसे शेप का है, पैराबोला। अगर इस केस में आपसे पूछ लिया जाए, आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये रहा P, एक पॉइंट दे दिया Q, तो बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉइंट P पर ज्यादा है या Q पे ज्यादा है, इस टाइप से क्वेश्चन पुट अप होगा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है, जस्ट इससे पहले बताया स्लोप देखकर, स्लोप ग्राफ का निकाल दो, जो स्लोप है वही उसकी एक्सेलरेशन है। VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, अभी डिस्कस किया था। इसका स्लोप देखना है हमें, देखो आप इसको ड्रॉ कर देना, एक्स एक्सिस के साथ मीट करवा देना। किसने एंगल कम बनाया, P का एंगल कम है, बजाय कि Q से, तो जो स्लोप है P पर वो कम है Q के स्लोप से, इसका मतलब P पर एक्सेलरेशन भी कम आएगी Q की एक्सेलरेशन से। तो पॉइंट P पर जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो कम है, पॉइंट Q पर जो उसकी एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो भी चीज़ मोशन में होगी वो इन इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखनी है। फिजिक्स के आपके जितने भी चैप्टर हैं, मोशन के बाद आपके 2-3 चैप्टर्स में ये इक्वेशन ऑफ मोशन एज इट इज़ यूज होंगी। सो दिस इज़ द वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड yes, so here is the most important topic of this chapter, that is equations of motion. मोशन की इक्वेशंस, जो भी चीज़ें मोशन में होंगी वो हमेशा इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, या फिर ऐसे ही कहें जो भी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो मोशन में है। सो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus at. Second equation of motion s is equal to ut plus half a t square. Third equation of motion v square minus u square equals to 2as. So we have 3 equations of motion. Now one by one we will derive these equations of motion कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनी कैसे है, इसको निकालेंगे। आपके एग्जाम में डेरिवेशन आती हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये आगे भी चैप्टर्स में काम आने वाली बातें हैं। सो देखिए फर्स्ट हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं कि ये हमने निकाली कहाँ से। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन मतलब उसको ड्राइव करना कि वो कहाँ से आई है, कैसे बनाई थी। सो डेरिवेशन कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड नेम वेलोसिटी टाइम रिलेशन v है। v इक्वल टू u प्लस at को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, a एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड t इज टाइम टेकन। सो इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम से ही तो एक्सेलरेशन आती है। तो सारे के सारे टर्म्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हो जाएगा, इसीलिए इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन। फर्स्टली आप कोई भी इक्वेशन ड्राइव करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लिया क्या था, हमने कंसीडर क्या किया। इसलिए पहले मैंने ये मेंशन किया, कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो। लेट द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u। मान लो कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u एट पॉइंट a, किसी पॉइंट a पर। मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए ये ग्राफ में मान लिया कि जो बॉडी है, जब हमने नोट करना स्टार्ट किया तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि है a। तो इनिशियल वेलोसिटी
यहाँ से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसे मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है, जब हमने चलते हुए देखा तो उसकी वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया, सो यू, एंड देन द वेलोसिटी चेंजेस, और क्या होता जा रहा है, वेलोसिटी बदलती जा रही है टाइम के साथ एट अ यूनिफॉर्म रेट, तभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखाया हुआ है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जा रही है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक होगी चेंज होके इन टाइम टी, कितने टाइम में, यहाँ से यहाँ तक के टाइम, जैसे मैंने मान लिया टाइम टी, तो टाइम टी में पहले इसकी वेलोसिटी थी u, अब फाइनल वेलोसिटी जो हो गई है यानी यहाँ से यहाँ तक की ये मान ली मैंने v, आफ्टर टाइम टी के बाद मतलब b पॉइंट पर आ गए, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, इसकी फाइनल वेलोसिटी एज्यूम कर ली v है, विच इज इक्वल टू, जो कि किस इक्वल है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, b c के इक्वल है ग्राफ में से, एंड टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो टाइम t है इसको रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ से यहाँ मतलब o से c तक, o c को रिप्रेजेंट किया। सो अब देखिए आपके पास सबसे पहले काम क्या करना है, ग्राफ में हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी, तो सबसे पहले काम करना आपको बी सी को मिला देना है, ये पॉइंट सी है, बी और सी को मिला देना। कैसे मिलाएंगे, इसको हम वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि ओ सी हमने परपेंडिकुलर, सी था क्या हमें थोड़ी ना पता था क्या था, तो आपको क्या करना है, बी पॉइंट से जहाँ पर भी हम लास्ट में खड़े हैं वहाँ से टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देना है। तो क्या पॉइंट दिया मैंने इसे सी, तो बी सी परपेंडिकुलर डाला इस एक्सिस पर, सिमिलरली ए से परपेंडिकुलर डालना है बी सी पर, तो मैंने उसको नाम दे दिया डी को, तो ए डी परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस पर और यहाँ से बी सी परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस एक्सिस पर। तो फर्स्ट मैंने ये मेंशन किया कि बी सी परपेंडिकुलर है ओ सी पर और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ओ ए, जिसे हमने यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनली उसकी वेलोसिटी इतनी हो चुकी है मतलब बी सी, किससे रिप्रेजेंट किया है बी से। अब फ्रॉम ग्राफ आपके पास दो केस है, या तो आप इसको करो या सेकेंड मेथड इसे करो, समझना दोनों है, काम दोनों ही है, आप एग्जाम में कोई भी यूज कर सकते हो। देखिए पहले मैं फर्स्ट समझा देती हूँ, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से अगर नोट करें तो बी सी है क्या, बी सी बी डी प्लस डी सी है, ये पूरा बी सी कब मिलेगा, जब हम बी डी में डी सी प्लस कर दे तो पूरा बी सी मिल जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। बी सी था क्या v था, तो बी सी की जगह लिख दिया v, बी डी की जगह बी डी रहने दिया, डी सी क्या है, डी सी की जगह पहले तो स्टेप में डी सी ही रखा, बस यहाँ मैंने क्या चेंज किया कि बी सी वी के इक्वल है, तो बी सी वी के इक्वल मैंने यूज किया। नेक्स्ट इक्वेशन में v एज इट इज, बी डी एज इट इज, डी सी और ए दोनों इक्वल है, डी सी और ओ ए बिल्कुल, तभी तो परपेंडिकुलर डाला था ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए एग्जैक्टली, तो डी सी की जगह हम ओ ए लिख सकते हैं, तो डी सी की जगह मैंने लिख दिया ओ ए, क्योंकि डी सी और ओ ए इक्वल है। v एज इट इज, बी डी एज इट इज, ओ ए है क्या u, अभी तो आपने मेंशन किया था कि u ओ ए के इक्वल है, तो ओ ए की जगह u मेंशन कर दिया। ये यहाँ से ज़्यादा अब हमें बी डी की वैल्यू नहीं पता चल रही कितनी, यही ड्रॉप कर दो, यही छोड़ दी बी डी की वैल्यू हमने। नाउ टू फाइंड बी डी, अब इसी बी डी को हम निकालेंगे। देखिए आपके पास अभी अभी हमने ग्राफ किए, वहाँ से हमने निकाला था कि जो ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें इस ग्राफ मतलब ए बी का स्लोप हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन कितनी है। स्लोप कैसे होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल, एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं स्लोप टेंजेंट थीटा, और मैंने बताया टेंजेंट थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर देखना, ये अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस केस में स्लोप आपको इसका निकालना है ना, कहाँ का स्लोप निकालना है, ये वाला, तो टेंजेंट थीटा तो आपका परपेंडिकुलर क्या है ये है, बेस क्या है ये है, क्योंकि ट्रायंगल ये वाली चलती है, तो परपेंडिकुलर क्या है बी डी, बेस क्या है ए डी, तो बी डी बाय ए डी, बी डी नेक्स्ट स्टेप में ए एज इट इज, बी डी एज इट इज, अब ए डी किसके इक्वल है ओ सी के इक्वल, और ओ सी क्या है टाइम टी, तो ओ डी मतलब टी के इक्वल है, तो ओ डी की जगह लिख दिया ओ डी सॉरी ए डी की जगह में लिख दिया
OC, OC मतलब T, तो हमने इसकी जगह T लिख दिया। अब BD यहाँ से किसके इक्वल आ रहा है, A मल्टीप्लाई T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आया, A मल्टीप्लाई T इक्वल्स टू BD, तो BD की वैल्यू आ गई A मल्टीप्लाई T। इस BD की वैल्यू AT को रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बना V इक्वल्स टू BD की जगह रखा AT प्लस U, तो V ये U यहाँ पर आगे पीछे लिख सकते हो, 1 + 2 भी 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, तो AT प्लस U लिखे या U प्लस AT की बात है, आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थी सेकेंड मेथड। आपको जो ये मैंने रेड लाइन किया, यहाँ से यहाँ तक ना लिखकर, इससे पहले का तो लिखना ही है, ये ना लिखकर आप ये कर सकते हो, बिना ग्राफ के डेरिवेशन नहीं होगी, याद रखना। अब यहाँ आप सेकेंड मेथड करना, यहाँ से यहाँ तक ना करके आप एक छोटा सा मेथड कर लेना। क्या है इसमें, एक्सेलरेशन यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल यानी टेंजेंट थीटा के इक्वल, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो भी समझा है। परपेंडिकुलर कौन है, BD, बेस क्या है AD, BD बाय AD। BD कैसे निकालेंगे, BD हमें तो नहीं पता, BD किसके इक्वल है, BC में से अगर CD हटा दे, इस पूरे में से आधा हटा दोगे तो आधा ही बचेगा, तो BD निकालने के लिए पूरा लिया, BC में से CD हटा दिया, पूरा लिया, इसमें से ये हटा दिया, तो क्या रह गया ऊपर वाला। तो BD निकालने के लिए हमने किया BC माइनस में CD बाय में AD किसके इक्वल है, OC के, तो AD की जगह लिख दिया OC। एक्सेलरेशन A चल ही रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में BC माइनस CD किसके इक्वल है, OA के इक्वल, तो CD की जगह लिख दिया OA बाय में OC एज इट इज। एक्सेलरेशन A BC क्या है, V है, और OA क्या है, OA U है, तो इसकी जगह U लिखा। OC क्या है, T है, सब में इसकी वैल्यूज रख दी और हमारे पास अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ रहा है, A मल्टीप्लाई T इक्वल्स टू V माइनस U, तो V माइनस U इक्वल्स टू AT, V इक्वल टू ये माइनस U उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो V इक्वल टू U प्लस AT। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चाहे ये करना चाहे ये पूरा करना है, एक ही बात है, उसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया, किया वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। सो ये था फर्स्ट इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। S मतलब डिस्टेंस, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया था, तो S मतलब यहाँ क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके चल रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये u है इनिशियल वेलोसिटी t टाइम हाफ a एक्सेलरेशन t² t अगेन टाइम। तो यहाँ क्या क्या यूज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन यूज़ हो रहा है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑलरेडी होता है, s यूज़ हुआ है एक्स्ट्रा। s क्या होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कोई चीज़ डिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब वो हमारी पोजीशन बता रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं, हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुके हैं, मतलब पोजीशन। सो इसे बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। कैसे निकालना है इसे, ग्राफ सेम रहेगा, आप लोगों को पहले वही मेंशन करना, वही एक मतलब मेनली यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कैलकुलेशन, बाकी सब कुछ पहले वाला ही चलता रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल करना निकालना है क्योंकि हमें ऐसे निकालना है ना एक्स्ट्रा। तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, जो भी ग्राफ है उसके नीचे का एरिया, तो एरिया अंडर द ग्राफ लिखो या कर्व लिखो, एक ही बात है। तो ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब हमें ये सारा कैलकुलेट करना है, ये सारा निकालना है। अब ये सारा कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से निकाला जाएगा। एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के काम आएगा, तो एक थर्ड। याद रखना सेकेंड में हमें कौन सा मेथड यूज करना है और थर्ड में कौन सा। सेकेंड इक्वेशन, इस पूरी फिगर को निकालना है, इसका एरिया को, तो इसको क्या करें, दो टुकड़े दिख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है ये ऊपर वाली तो एक ट्रायंगल पड़ी है और नीचे वाली एक रेक्टेंगल पड़ी है, तो तोड़ दो इसे कि ये कर्व के नीचे का एरिया है OCB एक इक्वल, तो एरिया ऑफ फिगर OCB
ए बी सी, ये निकालना है मतलब हमें। अब ये बना किसके से हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, पहले हम रेक्टेंगल निकाल दे तो हमारी ये जगह आ जाएगी, प्लस में एरिया इस ट्रायंगल का निकाल दे यानी कि ए बी डी, तो हमारे पास ऊपर भी आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरी फिगर आ जाएगी। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसकी लेंथ है ओ सी, ये इसकी ब्रेथ है ओ ए, तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी प्लस ट्रायंगल का एरिया परपेंडिकुलर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है इस रेक्टेंगल का, ये जो ट्रायंगल बना रखी है ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसका ये तो बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर यानी हाइट क्या हो गई BD, तो AD मल्टीप्लाई BD, हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई BD। OA क्या था U था, OC क्या था टाइम T है, हाफ इंटू AD क्या है, AD आपके पास निकालना पड़ेगा हमें, AD किसके इक्वल है, AD ये रहा, AD OC के इक्वल है, और C जो है टाइम है तो AD भी क्या है टाइम T, तो इसकी जगह AD की जगह रखा टाइम T। BD निकाल लेते हैं, पूरा वही है जो पुराने क्वेश्चन में निकाला है, अभी भी फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है। BD कैसे आएगा, यहाँ से आधा निकालना है, पूरे में से आधा माइनस कर दे तो ये रह जाएगा, तो पूरा मतलब BC में से माइनस करना है CD, तो BC माइनस CD मतलब ये OA, तो ये था अभी इसमें से माइनस करना है U, अभी फर्स्ट में समझाया है तो V माइनस U यानी कि जो कि AT के इक्वल आ जाता है, कि अभी BD किसके इक्वल आ गया था AT के, तो BD की जगह लिख दिया हमने AT, तो S बना U मल्टीप्लाई T यानी UT, हाफ AT क्या है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है यानी T का स्क्वायर, ये तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको इक्वेशन कौन सी है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर s भी है तो पोजीशन और वेलोसिटी भी है तो वेलोसिटी, इसे बोला जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आपको ये नहीं जरूरी नहीं है आपको ये कहीं इक्वेशन ऑफ थर्ड निकालोगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे, ये कह सकते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कौन से रिलेशन को क्या कहते हैं। सो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेकंड जैसा ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ s है तो निकालना क्या पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, कर्व के नीचे का एरिया, कर्व मतलब कौन सा कर्व AOCD, मतलब यही जगह निकालनी है जो पिछले पार्ट में निकाली, सेकंड के टाइम में निकाली, लेकिन यहाँ हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट के निकाला। अब हम इसका एरिया, हमने इसको भी तो कहा था ये ट्रेपीजियम है, कैसी शेप है, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों नॉन पैरेलल, तो ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया लगाते हैं सीधा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OCBA, ऐसे पढ़ो कैसे पढ़ लो OABC, तो इसके लिए निकालना है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो AO और एक BC, तो इन दोनों को प्लस करेंगे AO प्लस BC, मल्टीप्लाई में क्या करना है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि OC। सो अब यहाँ पर OA है क्या U, ये क्या है V, तो U हाफ इंटू U प्लस V, बाय में OC क्या है मल्टीप्लाई में जो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो क्या है टाइम T, तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू U प्लस V मल्टीप्लाई T। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको फर्स्ट नाम देके छोड़ दिए एक बारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती थी v इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू AT, v माइनस यू बाई A इक्वल टू T, T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुटिंग T की वैल्यू v माइनस यू बाई A को फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा S इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू, ये है T की वैल्यू रखी v माइनस यू बाई A, ये देखिए ये क्या है v प्लस यू, ये क्या v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है v प्लस यू, v माइनस यू, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो कर दो इसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2a मल्टीप्लाई s,
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब बस 2 से 3 मिनट का एक डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन है सर्कुलर मोशन पर, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट स्मॉल डिस्कशन है अबाउट सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब जब मोशन सर्कल में होता है ना, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही है। सो डेफिनेशन भी यही है, when a body moves in a circle, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, it is said to be in circular motion, तो वो सर्कुलर मोशन में कहलाएगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड ऐड हो गया, मतलब उसकी क्या है, जो मोशन चल रहा है वो यूनिफॉर्म चल रहा है और सर्कल में हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब इक्वल टाइम इंटरवल में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करें, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्पीड क्या है, सेम है, हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यानी हमारी स्पीड वही रह रही है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में जाना है सेम स्पीड के साथ। When a body moves in a circular path with uniform speed, जब सेम स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव किया जाएगा तो बॉडी को कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हालांकि स्पीड चेंज नहीं हो रही बट डायरेक्शन बार बार, क्योंकि जब आप देखिए सर्कल में चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हर बार टर्न ले रहे हो, आप एक भी कदम आप आगे गए, ये क्या है, डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपने क्या किया, ऊपर की साइड गए, नॉर्थ डायरेक्शन ले ली, फिर आप इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन में गए, यहाँ ये वेस्ट, लेफ्ट टर्न लेते ही वेस्ट आ गया। इसी तरीके से नीचे आ रहे हैं तो कौन सा टर्न है, साउथ। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। हालांकि हमारी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, बट क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है और वेलोसिटी होता क्या है, डायरेक्शन भी में डिपेंड करता है वेलोसिटी। सो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है सर्कल में, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। बेशक स्पीड चेंज नहीं हो रही पर वेलोसिटी बदल रही है। सो यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो मोशन कौन सा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि लगातार डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी बदल रही है। वाइल स्पीड में नो चेंज, स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट, अगर आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर, जैसे कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मोशन की, बॉडी की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे पता लगाते हैं, इस पॉइंट पर जिस टाइम पर नोट करना चाहते हो उस टाइम पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। तो यहाँ से ये इसका टेंजेंट बना, तो इसका मतलब यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब जैसे यहाँ पर निकलना है तो ये आपको नीचे जाते हुए दिख रही है, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो अभी इस पॉइंट पर कहाँ जाएगा, टेंजेंट इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये सभी इसके मैंने टेंजेंट दिखा दी है। तो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। अगर आपको बताना है कि इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो ये राइट है मतलब ईस्ट, यहाँ क्या है साउथ, यहाँ क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्री मतलब सेंटर, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। एग्जाम्पल देके समझो, देखो क्या होता है, आप लोग बहुत बड़े गेम खेला होगा, धागा लिया, कोई रस्सी ले लेते हो और उसके साथ पत्थर बांध देते हो, फिर उसे ऐसे ऐसे हिलाते हो। जैसे ही आप ऐसे मतलब उसे एक तरीके का फोर्स दे रहे हो, आपने अंदर से खींचा होगा उस धागे को जिसकी वजह से वो बार बार हिलता रहता है। जैसे ही आप थोड़ा सा पुल करना, जो एक खिंचाव है, अपने हाथ पर देना बंद कर देते हो, पुश और पुल को तो फोर्स कहते हैं। इसका मतलब आप एक फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से वो धागे के साथ बंधा हुआ पत्थर सर्कुलर मोशन में है। जैसे ही आप रोक देते हो वो ऐसे इस तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन छोड़ देता है। तो क्या किया हुआ है, किसी भी चीज़ को सर्कल में घुमाने के लिए उसे एक अंदर से फोर्स दिया जाता है सेंटर की साइड से, क्योंकि सर्कल का सेंटर होगा, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
सो क्या है, द फोर्स विच इज नीडेड, एक ऐसा फोर्स जो चाहिए होता है टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स चाहिए उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जांपल, प्लैनेट्स हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? क्योंकि इनको एक ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है। सन ने सबको, सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, हमारी अर्थ का भी है, तभी तो हर चीज़ यहाँ गिराई अपने आप नीचे पहुँच गया। तो हर चीज़ का ग्रेविटेशनल पुल है। यहाँ पर जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसी की वजह से सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ सर्कल में घूमते रहते हैं, क्योंकि एक खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली ये स्टोन वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब सेम स्पीड रहनी चाहिए लेकिन वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन सर्कुलर है तो डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन जो है हर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सन के चारों तरफ घूम रही है, जैसे मून है अर्थ के चारों तरफ घूम रहे, सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है जैसे कि मून, तो वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। सिमिलरली जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि सन जो है ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और हम कौन सा मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड तो सेम रहती है, ऐसा तो है नहीं यहाँ है स्पीड ज़्यादा यहाँ है स्पीड कम। एथलीट जो है, साइकिलिस्ट लगा लो या कोई भी स्पोर्ट्समैन, अगर हम सर्कल में ग्राउंड में घूमते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक तरीके से हमें ग्रेविटेशनल पुल से महसूस होती है, हम थोड़ा अंदर की तरफ झुकाव होता है, जब हम बार बार सर्कल में घूमना स्टार्ट करते हैं ना, झुकाव अंदर की तरफ महसूस करते हैं, तभी हम सर्कल में अच्छे से घूम पाते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर मतलब लाइन में, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन बोला मतलब स्पीड सेम है, लाइन में जा रहे हो मतलब सीधा सीधा जा रहे हो, स्पीड सेम है, डायरेक्शन एक ही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी सेम है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को नॉट एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पीड पहले ही नहीं चेंज हो रही थी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही क्योंकि लीनियर है, लीनियर मतलब सीधी लाइन में जाना है, तो वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन भी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एक मोशन कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसके जितने भी डाउट्स हैं लेके आना, मेंशन कर देना। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।